software called Geom. So I want everyone of you to watch it. आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, आज हम सभी यहाँ प्रथम टेक्नो मेले में प्रतिभाग करने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं नीरज अटल उत्कृष्ट पदम सिंह परिहार राजकीय इंटर कॉलेज बजूला की ओर से इस मेले के प्रतिभागियों, अतिथियों व मेलार्थियों का स्वागत करता हूँ। नमस्कार नीरज, मैं टेक्नो मेला असिस्टेंट जायन हूँ। मैं आपकी टेक्नो मेले से संबंधित क्या मदद कर सकता हूँ? बिल्कुल, मैं यहाँ सीनियर वर्ग की प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने आया हूँ। नीरज, तुम अपना टेक्नो मेले के लिए जो भी प्रोजेक्ट लाए हो मुझे दिखा सकते हो। मेरे माध्यम से इस मेले के सम्मानित निर्णायक गण तुम्हें देख सकते हैं। तुम्हारा प्रोजेक्ट किस विषय पर है? धन्यवाद टेक्नो मेला असिस्टेंट। मेरा टेक्नो मेला प्रोजेक्ट गति के प्रथम नियम पर आधारित है। क्या है यह गति का प्रथम नियम? ठीक इस बॉल को ध्यान से देखो। यह बॉल यहाँ पर अपनी स्थिर स्थिति में रुकी हुई है। यह बॉल विरामावस्था पर ही रहेगी जब तक कि इसको गति प्रदान करने के लिए कोई बाह्य असंतुलित बल नहीं लगाया जाता है। इसके बाद यह बॉल निरंतर गति करती जाएगी और तब तक रुकेगी भी नहीं जब तक इसे रोकने के लिए इस बॉल पर कोई बाह्य बल न लगे। यह बॉल तो बिना किसी बाह्य बल लगाए ही रुक गई। नहीं, ऐसा नहीं है। जब बॉल जमीन पर लुढ़क रही थी तो उसे रोकने में बॉल पर घर्षण बल लग रहा था। यही बॉल को रोकने में बाह्य बल का काम कर रहा था। फुटबॉल एक हल्की वस्तु है, इसे तो हल्का सा भी बाह्य बल हिला सकता है। क्या यह नियम भारी वस्तुओं पर भी कार्य करता है? हाँ बिल्कुल, आओ अगले उदाहरण को देखें। अब इस पत्थर को देखो, यह एक भारी पत्थर है। यह भी स्थिर अवस्था में है। मैं इस पर ताकत लगाकर इसे इसकी स्थिति से बदलना चाहता हूँ, लेकिन यह टस से मस नहीं हो रहा क्योंकि गति के प्रथम नियम अनुसार यह भी अपनी स्थिर अवस्था में बना रहना चाहता है। लेकिन यदि अधिक बल लगाया जाए तो यह पत्थर अपनी स्थिर स्थिति को छोड़ सकता है और गति की अवस्था में आ सकता है। लेकिन क्या यह पत्थर गति की अवस्था में आ जाने पर गति करता रहेगा? बिल्कुल, यह तब तक गति करता रहेगा जब तक कोई बाह्य असंतुलित बल इसे आकर रोक नहीं देता। लेकिन यह तो बॉल से भी जल्दी रुक गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि पत्थर का द्रव्यमान बॉल के द्रव्यमान से ज्यादा है। इसलिए पत्थर पर लगने वाला घर्षण बल भी बॉल पर लगने वाले घर्षण बल से ज्यादा होगा, इसलिए वह बॉल से जल्दी रुकेगा। जिस प्रकार कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह विराम अवस्था में ही बने रहना चाहती है, उसी प्रकार जब बस अचानक रुकती है तो यात्री आगे गिर जाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि यात्री का निचला हिस्सा बस के साथ तो विरामावस्था पर होता है, लेकिन यात्री का ऊपरी भाग गति के जड़त्व के कारण अपनी गति को जारी रखने के लिए आगे की ओर जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि कोई भी वस्तु यदि विराम में है या गति में है तो वह वस्तु उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य असंतुलित बल न लगाया जाए। बिल्कुल सही। इसी को गति का प्रथम नियम या जड़त्व का नियम कहा जाता है। इसका प्रतिपादन इंग्लैंड के भौतिक शास्त्री सर आइजैक न्यूटन ने किया था। चलो अब देखते हैं कि क्या तुम्हें गति का नियम समझ आता है। So this video was made possible with the help of a software called Geom. Beyond is a open source software and it is free to use. So you have to just go on the Google Chrome or any Chrome. So then type there Beyond and go to the site beyond.com. Then you will get the interface of the beyond.com and this software is very easy to use. For example, you will get a dashboard. Then you have to select new project. And then when you will select the new project, then you will get some options. For example, the ratio options. For example, aspect ratio. For example, if you have to make a reel, then you have to change your different aspect ratio. And for a YouTube video, you have to change your different aspect ratio. So overall, it is a very easy to use software. So I have choose the topic animation and learning because animation makes learning very easier. For example, अगर हम देखते हैं कि जो हमारा माइंड है इमेजेस पे वर्क करता है, हम हर चीज़ इमेजेस में हम सोचते हैं और हर चीज़ हमें इमेजेस में अच्छी समझ आती है।
तो जो टेक्स्ट है, टेक्स्ट से इमेजेस जो होती हैं वो 60,000 के रेट से हमारा माइंड जो उनको कैप्चर करता है और डाइजेस्ट करता है। तो जैसे कोई भी चीज़ है, कोई भी टफ कोई हमारा टॉपिक है या कोई ऐसा दूसरा टॉपिक है जिसके लिए ज़्यादा हमको फोकस चाहिए और जो टीचर ब्लैक बोर्ड पे समझाता है तो बच्चे उतना कंसंट्रेट नहीं कर पाते, तो उसको हम इस पर क्रिएट कर सकते हैं इस सॉफ्टवेयर पे। और इस सॉफ्टवेयर की सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो एनिमेशन है ये कोई हाई-फाई नहीं है, ये काफ़ी इजी टू यूज़ है। अगर मैं इससे मैं चाहता हूँ कि अगर यहाँ पे मेरी पोजीशन निकली है ना भी निकली तो मैं अपने स्कूल के टीचर्स को इसे सिखाऊंगा ताकि वो अपने बच्चों को समझा सके ऐसा एनिमेशन बना के। कोई भी अगर टॉपिक है तो उनको काफ़ी इजी टू यूज़ रहेगा है और बच्चे भी अच्छे से समझेंगे। ये जो वीडियो है, जब ये वीडियो मैंने बनाई थी हमारा टॉपिक भी यही चल रहा था, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो हमारी क्लास के करीबन 12-13 बच्चे हैं, तो मैंने उनको ये वीडियो दिखाई तो उनका रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा था। उन्होंने कहा कि उन्हें पहली बार में ये समझ में आ गया। तो यही मेरा ऑब्जेक्टिव है कि जो लर्निंग है वो ईजियर बन सके एनिमेशन की वजह से, क्योंकि हम देखते हैं जो टीचिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, जैसे बड़े बड़े टीचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, एनिमेशन के लिए नॉर्मल हम वहाँ इतने महंगे हम वहाँ खरीदते हैं, उनके कोर्सेज खरीदते हैं और वहाँ क्या होता है नॉर्मल यही एनिमेशन होता है और बच्चे टीचर से ज़्यादा उन पर भरोसा करते हैं। और हम इनको यहाँ इतने लो कॉस्ट पे बना रहे हैं, इसके बस इतना है कि तुम्हें क्रिएटिविटी चाहिए और टीचर के अंदर क्रिएटिविटी होती है। मैं चाहता हूँ कि अगर टीचर इसे सीख ले तो काफ़ी ईजी हो जाएगा बच्चों के लिए भी और टीचर के लिए भी। थैंक यू।